अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जीएस यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, फैक्टराइजेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी। तो डिटेल में आज हम कोशिश करेंगे कि फैक्टराइजेशन को डिस्कस कर सकें, उसकी प्री कंडीशंस क्या हैं, फैक्टराइजेशन अप्लाई करने से पहले हमें क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो आज डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन को। लेकिन फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 2 से 3 डिफरेंट केसेस होंगे फैक्टराइजेशन के, कि किस केस में हम कौन सी फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप कॉमन लेके भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसके अलावा आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम यही इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हम किस केस में किस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैं फैक्टराइजेशन का लिखता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन ये है जी कि क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1, इसका पार्ट नंबर 3 मैं लिखूँगा यहाँ पर। पार्ट नंबर 3 हमारे पास इसका है जी, तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन ये है कि वो कहता है जी, इस क्वेश्चन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, वो कहते हैं इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। तो हमारे पास प्री कंडीशन क्या है, हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी तो है हमने, लेकिन हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इसके लिखने की तरतीब को जो है वो सही करेंगे। हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आनी चाहिए वो क्वाड्रेटिक टर्म आनी चाहिए। यहाँ जहाँ पे x के ऊपर पावर 2 है वो वाली टर्म हम सबसे पहले लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी 17x²। ये यहाँ पे -32x है, यहाँ इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा +32x। उसके बाद ये +4 है, इधर आके हो जाएगा -4। यहाँ पे कोई भी टर्म हमारे पास नहीं बचेगी तो हम यहाँ लगा देंगे 0। अब ये हमारे पास बन गई जी एक स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम फैक्टराइजेशन में कौन सा स्टेप पहले करें। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी क्वेश्चन हमें दिया हो, हम उसमें फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। हम इस तरह से भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि जी मैं a² + 2ab + b² बना के, ये फार्मूला बनाकर मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ इस तरह, a+b का होल स्क्वायर। या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ हम कॉमन लेकर भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम मिड टर्म ब्रेक करके भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लेकिन जो केस आज हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ यही है कि हम मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे। लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया कैसे होगा कि हमने इस क्वेश्चन में मिड टर्म ब्रेक ही करना है। तो हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप, जब भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि आप इसके फैक्टराइजेशन करें, तो सबसे पहला स्टेप आप इसको कन्वर्ट करें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होगा, हर क्वेश्चन में जब भी आप फैक्टराइजेशन करें, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, आप देखें कि क्या इन टर्म्स में कोई नंबर कॉमन आ सकता है। हर फैक्टराइजेशन में जो हमारे पास पहला स्टेप नंबर 1 होगा, आप वो ये देखें कि क्या कोई नंबर इनमें कॉमन आ सकता है। तो इसमें अभी तो फ़िलहाल कोई भी नंबर कॉमन नहीं, ये तीनों नंबर्स जो हैं वो किसी भी एक टेबल पर नहीं आते। इसका मतलब यहाँ से नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ सकता। उसके अलावा अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ, यहाँ पे x दिया हुआ है, लेकिन x सिर्फ इन दोनों टर्म्स में दिया हुआ है, इसमें तो x दिया ही नहीं। इसका मतलब इसमें से हम x भी कॉमन नहीं ले सकते। तो हमारा स्टेप नंबर 1 जो था कॉमन, वो हम कॉमन नहीं ले सकते। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपने उसमें स्टेप नंबर 2 में यही करना है कि आपने पहले नंबर, जो भी नंबर या वेरिएबल दिया है, आपने उसे कॉमन लेना है। लेकिन मेरे पास यहाँ कॉमन नहीं था तो मैंने कॉमन नहीं लिया। अब स्टेप नंबर 3 हमारा क्या हो सकता है, आपने ये चेक करना है कि जो आपके पास यहाँ फर्स्ट वाली टर्म है और जो लास्ट वाली टर्म है,
क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं, क्या ये किसी नंबर के स्क्वायर बनते हैं। यहाँ चले मैं ये कहूँगा कि x के ऊपर तो स्क्वायर दिया हुआ x तो स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन यहाँ 17 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनेगा। चले यहाँ मैं कहूँगा जी 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन गया। यहाँ पे 17 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप फोर्सफुली इसे स्क्वायर बनाना चाहें तो ये बन भी सकते हैं। हाँ, ये √17 का स्क्वायर बन सकता है, यहाँ से ये कैंसिल होकर 17 है। लेकिन हम परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर बन सकता है। जैसे यहाँ पे 4 जो था वो 2 का स्क्वायर बना, लेकिन यहाँ 17 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बन रहा। ना ये 1 का बन रहा है, ना 2 का बन रहा है, ना 3 का बन रहा है, ना 4 का बन रहा है। हाँ, 17 के क्लोजेस्ट नंबर 16 है जैसे, वो 4 का स्क्वायर बनेगा, लेकिन अभी यहाँ पे 17 जो है वो स्क्वायर नहीं बन रहा। लेकिन हम उस कंडीशन पे आते हैं कि जब हमारे पास ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन गया, सपोज करें अगर ये भी स्क्वायर बन जाता तो तब हम क्या करते हैं। अगर हमारे पास ये फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म स्क्वायर बन जाएंगी तो हम मिड टर्म ब्रेक नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम ये फार्मूला यहाँ पे इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, इस फार्मूला की मदद से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। हाँ, उसके लिए कंडीशन ये है कि ये पहला और आखिरी नंबर जो है वो स्क्वायर बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी ये पहला और आखिरी नंबर स्क्वायर नहीं बने, तो अब जो हम केस यूज़ करेंगे वो मिड टर्म ब्रेक वाला। तो आपने ये याद रखना है, मिड टर्म ब्रेक आपने कब करना है, जब भी आपके पास फर्स्ट और लास्ट नंबर स्क्वायर नहीं बनेंगे। अगर फर्स्ट और लास्ट परफेक्ट स्क्वायर बन गए तो तब हम जो है वो इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। हाँ, सम टाइम इस तरह भी हो सकता है कि ये फर्स्ट और लास्ट नंबर स्क्वायर बनेंगे लेकिन फिर भी ये फार्मूला नहीं बनेगा, लेकिन वो केस तब होगा जब हमारे पास x के ऊपर पावर 4 होगी। लेकिन इसके लिए हम फिर कभी एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप अभी इसे छोड़ें और बस इतना याद रखें, जब आपके पास फर्स्ट और लास्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे तो आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, आपने मिड टर्म ब्रेक नहीं करना। जब आपके पास फर्स्ट और लास्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे, जैसे इस केस में नहीं बन रहे, 4 बन रहा है लेकिन ये 17 किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इस केस में आपने मिड टर्म ब्रेक करना है। तो अब हम मिड टर्म ब्रेक को डिस्कस करते हैं कि हम मिड टर्म ब्रेक किस तरह से कर सकते हैं। तो अब आते हैं जी मिड टर्म ब्रेक की तरफ कि हम मिड टर्म ब्रेक किस तरह से करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं जी हम यहाँ पर, मैं 0 को उसी तरह उतार रहा हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास पहला नंबर था 17, इसे भी मैं इसी तरह उतार रहा हूँ, 17x²। ये प्लस भी उसी तरह उतार देते हैं, ये माइनस को भी उसी तरह उतार देते हैं, माइनस इस 4 को भी मैं उसी तरह लिख रहा हूँ 4। तो जो नंबर्स एज इट इज़ उतर सकते थे मैंने उन्हें उसी तरह यहाँ उतार दिया। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिड टर्म ब्रेक की, मिडल वैल्यू को हम करेंगे ब्रेक, इस 32 को हम ब्रेक करेंगे, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस होंगी। वो क्या, आप 32 को ब्रेक करें लेकिन उसका स्टेप नंबर 1 क्या, आपने जो तीसरे नंबर पे वैल्यू है, तीसरी वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करें पहली वैल्यू से। आपने x से मल्टीप्लाई नहीं करना, जो कोएफिशिएंट या जो नंबर दिए हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप तीसरी वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। फिर एक दफ़ा हम इसको रिपीट कर देते हैं, जो फर्स्ट नंबर था उसी तरह उतार दें, प्लस को उसी तरह उतार दें, माइनस को भी उसी तरह उतार दें, 4 भी उसी तरह उतार दें। हमने ये मिडल वैल्यू को ब्रेक करना है, उसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आप थर्ड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, जब आप फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा जी 68। हमने 4 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या नंबर आया, 68। आप 68 का एलसीएम लें, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 1 = 2, एक कैरी यहाँ ले जाएं, 2 7 = 14 और 17 1 = 17। तो हमारे पास ये 3 नंबर आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा जी, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास यहाँ आ गए 3 नंबर्स, लेकिन इस हम मिडल वैल्यू को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, तो हम मिडल वैल्यू को ब्रेक किस तरह से करेंगे। हम इस 32 को यहाँ पे 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे, किसी भी 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे। उन 2 नंबर्स की कंडीशन क्या होगी, वो 2 नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि जब आप उन 2 नंबर्स को प्लस करें तो आपके पास आना चाहिए 32, या उन 2 नंबर्स को माइनस करने से क्या आना चाहिए, 32।
तो ऐसे दो नंबर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिन्हें या तो प्लस करने से 32 आए या तो माइनस करने से 32 आए। उसके अलावा जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आना चाहिए। तो कंडीशंस दोनों नंबर्स की क्या होंगी, क्या दो नंबर्स ऐसे यहाँ पर आप लिखेंगे जिन्हें जब हम प्लस करें या माइनस करें तो ये नंबर आना चाहिए, जब उनको मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आना चाहिए। अब हमें कितने नंबर्स की ज़रूरत है यहाँ पर, हमें यहाँ पर 2 नंबर्स की ज़रूरत है, लेकिन जो हमारे पास यहाँ नंबर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 1, 2 और 3। अब हम इन तीनों नंबर्स को किसी तरह, इन तीनों नंबर्स को इस्तेमाल करके पहले 2 नंबर बनाते हैं। वो कैसे, मैं यहाँ से इन दोनों नंबर्स को इकट्ठा कर लेता हूँ, मैं इन्हें लिख देता हूँ जी 2 और 2। इन दोनों नंबर्स को मैंने कंबाइन कर लिया। इस 17 को मैं इसी तरह लिख देता हूँ 17। हाँ, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। आप याद रखें इन्हें प्लस नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 17। अब ये 2 नंबर्स मैंने जो मेरे पास आए 2 नंबर्स वो बन रहे हैं जी 17 और 4। जब आप 17 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो आपके पास 68, लेकिन जब आप इनको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो आपके पास 32 नहीं आ रहा। आप 17 को 4 में ऐड करें, आपके पास क्या आएगा जी 21, लेकिन हमें क्या चाहिए 32। इन्हें माइनस करके देख लें, इन्हें माइनस करेंगे आपके पास आएगा 13, लेकिन हमें क्या चाहिए 32। तो जो हमने कम्बिनेशन बनाने की कोशिश की वो तो हमारे पास सही नहीं हुआ। अब मैं ज़रा कम्बिनेशन को थोड़ा चेंज करके देखता हूँ। मैं इन्हें नहीं, इन दोनों को मैं नहीं मैच करूँगा, मैं इन्हें लिख देता हूँ 2 और 2, नीचे 17। अब मैं इन दोनों को मिला देता हूँ आपस में और इस नंबर को अकेला रहने देते हैं। ये आ जाएगा 2 और यहाँ से 2 और 17 को आप मिला दें, ये आ जाएगा जी 2। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 34। हाँ, अब इन दोनों नंबर्स को चेक करते हैं। हाँ, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 68 ही आएगा, लेकिन जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो 32 तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ माइनस करने से आ जाएगा। 34 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। तो जो दो नंबर हमने लिखने हैं वो आएंगे जी 32 और 34 और 2। लेकिन आप कैसे लिखें, आप पहले इसमें से जो ग्रेटर साइड है उसे लिखें 34। वेरिएबल आप वही यूज़ करेंगे जो यहाँ पे लिखा है, मतलब इसके साथ x लिखा है तो हम इन दोनों नंबर्स के साथ भी x लिखेंगे। यहाँ पर 34x और इधर आ जाएगा जी 2x। ये 2 नंबर हमने लिख लिए, इसको ब्रेक करके हमने 32 को ब्रेक किया 34 और 2 में। अब बात आ जाती है यहाँ पे साइन लगाने की कि हम यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे। तो जब भी आप यहाँ साइन लगाएं, आपने इस साइन को देखते हुए यहाँ साइन लगाना है। इसका मतलब ये नहीं कि जी आप इस तरह देखें यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हम प्लस लगा दें, वो बिल्कुल इस तरह नहीं आपने करना। ये प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 34 और 2 प्लस होके बन जाएंगे 36, लेकिन हमें 32 चाहिए तो आप यहाँ हम लगाएंगे माइनस। अब प्लस माइनस होगा माइनस, 32 में से 34 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32। तो ये तो जी हमने अब इस 32 को ब्रेक कर दिया इन दोनों नंबर्स में। तो अब इससे आगे हम क्या करेंगे, अब आगे का काम कॉमन लेना है। कॉमन लेते हैं हम, इन दोनों में से आप कॉमन लें, क्या कॉमन आएगा। अब कॉमन का सिंपल क्या मतलब है, जो सेम वैल्यूज़ हों। अच्छा, x तो इन दोनों में है तो x तो कॉमन आएगा ही आएगा, लेकिन क्या कोई ऐसा टेबल होगा जिसमें 17 भी आता और 34 भी आ रहा हो। तो 17 के टेबल में 17 भी आएगा और 34 भी आएगा। उसके अलावा x भी दोनों में है तो मैं x भी बाहर लिख देता हूँ कॉमन निकालने के लिए। तो 17x अब मैं इसमें से भी कॉमन निकालूंगा और इसमें से भी कॉमन निकालूंगा। तो पहले यहाँ से 17x को कॉमन निकालते हैं। तो ये वाला 17 हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे x2 मतलब 2x हैं, 2 में से 1x बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1x बच जाएगा, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस, ये वाला प्लस इधर आ जाएगा। 17 के टेबल पे 34 आएगा 2 पर, 17 2 ज़ा 34। यहाँ पर 1x था, वो 1x हम बाहर कॉमन निकाल देंगे, हमारे पास बच जाएगा जी x+2। इस माइनस को लिखते हैं नीचे। इनमें से हाँ x तो कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि x सिर्फ इसमें लिखा हुआ है, इसमें तो है ही नहीं। तो x क्योंकि इसमें सेम वैल्यूज़ नहीं तो x कॉमन नहीं आएगा। हाँ 2 कॉमन आ सकता है क्योंकि 2 ऐसा टेबल है जिसमें ये नंबर भी आएगा और ये नंबर भी आएगा, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से जब आप 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा x। इस माइनस की वजह से ये साइन हो जाएगा चेंज, माइनस माइनस
प्लस 2 के टेबल पे 4 कहाँ पर आएगा, 2 के टेबल पे 4 आएगा 2 पर। अब इसमें आसान तरीका जो यहाँ से होगा, आप जो सेम टर्म है यहाँ पर x प्लस 2 उसको एक दफ़ा लिखें यहाँ, 0 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2। जो सेम टर्म्स थी लेते वैसे हम यहाँ भी कॉमन ही है, लेकिन आसान तरीका यही है कि जो सेम टर्म्स हैं आप उनको एक दफ़ा लिखें। तो जो सेम थी मैंने उसको एक दफ़ा लिखा, हमारे पास इसके सेम के अलावा क्या बचेगा, 17x और ये वाला -2। अब आप आगे इनको अलग अलग, इसको अलग 0 के इक्वल कर लें और इसको अलग 0 के इक्वल कर लें, ये आ जाएगा जी 0 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 और 0 इज़ इक्वल टू 17x माइनस 2। यहाँ से आएगा जी x प्लस 2 इधर आके -2, इसी तरह यहाँ से 17x, ये -2 है इधर आके +2, 17 यहाँ मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो जाएगा जी डिवाइड। तो यही हमारा आंसर होगा, लेकिन आप इसे एंड पे सोल्यूशन सेट में लिखें, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -2 और 2/17, तो यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन 2 का जो हमने एक पार्ट अभी सॉल्व किया, तो इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। x² - x - 20 इज़ इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ भी वही है कि वो कहता है कि इसको फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करें, लेकिन जो हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी वो नहीं थी बनी हुई, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा जो स्टेप नंबर 1 है वो तो ऑलरेडी सॉल्व हुआ हुआ है। यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो बनी हुई है, पहले क्वाड्रेटिक टर्म दी हुई है, फिर लीनियर टर्म दी हुई है और फिर कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या था कि हम ये देखेंगे कि क्या कोई नंबर इसमें से कॉमन आ सकता है। तो यहाँ अभी तो इस इक्वेशन या इस क्वेश्चन में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो हम कॉमन नहीं इसमें से भी ले सकते। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मिड टर्म ब्रेक के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो मिड टर्म ब्रेक हो सकता है। तो क्योंकि ये हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है ये तो चले स्क्वायर बन रहा है ऑलरेडी, लेकिन जो 20 है ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। तो हमने पढ़ा था जब भी पहली और आखिरी टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगी इसका मतलब है कि ये मिड टर्म ब्रेक होगा, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेंगी तब इस पर वो a + b का होल स्क्वायर वो अप्लाई होगा। तो अभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे, तो हम यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक को अप्लाई करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं। और मिड टर्म ब्रेक का पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि हम पहली वाली टर्म को उसी तरह उतारेंगे x², इस माइनस को भी उसी तरह उतार देंगे, माइनस इस माइनस को भी उसी तरह उतार देंगे, माइनस इस 20 को भी उसी तरह उतार देंगे, 20 इज़ इक्वल टू 0। फिर हमने कहा था जी कि हम इस नंबर को ब्रेक करना चाहते हैं 2 नंबर्स में। उसे ब्रेक करने का पहला स्टेप ये था कि आपने तीसरी टर्म को पहली वाली से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि आपने x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, इसके साथ जो नंबर लिखा होगा, जो कोएफिशिएंट लिखा होगा उससे मल्टीप्लाई करें। अभी x के साथ कुछ नहीं लिखा तो मैं खुद से लिख रहा हूँ 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा जी 20। इसका लें आप एलसीएम, 2 10s are 20, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। तो हमारे पास आ गए 3 नंबर्स, 2 2 2 और 5। लेकिन हमारे पास जो नंबर था ये मिडल वैल्यू थी, हमने इसको ब्रेक करना है 2 वैल्यूज़ में, एक वैल्यू इधर लिखेंगे एक वैल्यू इधर लिखेंगे। और हमने ये भी पढ़ा था कि उसकी कंडीशंस ये हैं कि ये जो 2 नंबर हैं इनको यहाँ तो प्लस करने से यहाँ पर अभी कोई नंबर नहीं तो क्या होगा 1। 2 नंबर्स ऐसे लिखेंगे यहाँ तो उन्हें प्लस करने से 1 आ जाए, यहाँ तो उन्हें माइनस करने से 1 आ जाए। अब हमें तो चाहिए यहाँ पर 2 नंबर, लेकिन यहाँ हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं जी 3 नंबर। तो इन तीनों नंबर्स को इस्तेमाल करके हम पहले 2 नंबर बनाते हैं। मैं इस 2 को इस 2 के साथ मिला देता हूँ, ये बन जाएगा 2 को 2 से मिला देते हैं और 5 को अलग रहने देते हैं। 2 2s are 4 और 5। अब चेक करते हैं कि क्या ये नंबर्स हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इन्हें तो ये नंबर तो यही आएगा, मल्टीप्लिकेशन का इशू नहीं होगा, वो तो यही नंबर आएगा, 4 5s are 20।
जब मैं इन्हें ऐड करूँगा 4 और 5 9 बन जाएंगे, जब मैं इन्हें माइनस करूँगा तो 5 में से 4 निकालेंगे तो 1। तो लिखते हैं जिसे पहले आप बड़ा नंबर लिखें 5x, वो 5 वाला, फिर आप छोटा नंबर लिखें 4x। अब रह गया यहाँ पर साइन लगाना, कि हम साइन यहाँ कौन सा लगाएंगे। तो साइन जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हम इस साइन को देखते हुए यहाँ पर साइन लगाएंगे, उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि यहाँ माइनस लगा है तो आप यहाँ भी माइनस लगा दें। चलें अगर हम यहाँ माइनस लगा भी देते हैं तो माइनस माइनस क्या होगा जी प्लस, 5 + 4 कितने हो जाएंगे 9, लेकिन हमें यहाँ पर कितने नंबर चाहिए 1, तो हम यहाँ पर माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस। तो आप यहाँ पर लगाएंगे प्लस, क्योंकि यहाँ से माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। तो जो नंबर हमने 2 सिलेक्ट करने थे वो तो हम सिलेक्ट कर चुके हैं। अब हमारा आगे काम कॉमन लेना, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या होगा जी, एक जैसी वैल्यूज़ क्या हैं दोनों में, x इसमें भी है जबकि x इसमें भी है, यहाँ से आप x कॉमन ले लें। यहाँ पे 2x थे, x2 का मतलब यहाँ पे 2x है, 2x में से एक x हमने बाहर लिख दिया जबकि यहाँ पर एक x बच गया माइनस, यहाँ से 5x, एक x ये वाला x हम बाहर निकाल देंगे, क्या बच जाएगा 5 प्लस, यहाँ से x तो कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि x यहाँ पर तो मौजूद है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं, तो हम यहाँ से 4 एक ऐसा नंबर है जिसमें ये नंबर भी आएगा और ये नंबर भी आएगा, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 4 निकाल दें आप, x बच जाएगा माइनस 4 के टेबल में 20 कहाँ पर आएगा जी 5 पे, तो ये आ गया 5 = 0। आगे जो सेम नंबर है आप उसको एज इट इज़ उतार दें, x - 5 x + 4 = 0। तो इसको अलग ज़ीरो कर लें आप और इसको अलग ज़ीरो कर लें। ये -5 को जब हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +5, यहाँ से +4 को जब आप उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -4। इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख दें तो हमारे पास आ जाएगा जी सोल्यूशन सेट = 5 और -4। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर्स। इसके अलावा आप जो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हो उन्हें ट्राई करें, जिसमें कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे जो हमारा कल का लेक्चर होगा। तब तक आप इन्हें सॉल्व करें। कोई क्वेश्चंस आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको लेकर हम सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।